राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में कक्षा 7 गणित की कक्षा में मैं संजेश कुमार रतुड़ी जीआईसी सजवाण कांडा टिहरी गढ़वाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 रेखा और कोण की, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 6 के कुछ बिंदुओं का हम पुनरावलोकन करेंगे। हम कुछ पुनरावृत्ति भी करेंगे जो कि हम कक्षा 6 में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं की बात करेंगे और वहीं संबंधित कोणों की भी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं बिंदु की। हम अपने कॉपी या किसी पेज पर जब हम पेंसिल रखते हैं या प्रकाल रखते हैं या फिर हम पेन रखते हैं तो एक चिन्ह उभर कर सामने आता है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही बिंदु है। यह मात्र न दिखने वाला एक चिन्ह है जो अपने अस्तित्व को बताता है और हमें आगे कुछ नया करने के लिए हमें रास्ता देता है। हम इससे चाहें, हम कोई भी आकृति हम बनाते हैं तो स्टार्ट हम किसी बिंदु से ही करते हैं। बिंदु को बीज अथवा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य रूप से हम बिंदु को कैपिटल लेटर्स जैसे बिंदु बी अथवा बिंदु ए, कैपिटल लेटर्स से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। रेखाखंड की हमारे पास दो बिंदु पी और क्यू हैं। हम पेंसिल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। हमने बिंदु पी और क्यू को मिलाया तो यहाँ पर एक आकृति हमारे सामने बन गई है, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। क्योंकि यह आकृति बिंदु पी और बिंदु क्यू को मिलाकर बनी है तो हम इसे रेखाखंड पी क्यू कहेंगे। रेखाखंड को हम संकेत के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। इतना बड़ा लिखना रेखाखंड, जैसे ये हमारा यहाँ पर रेखाखंड है, इसे ही हम पी क्यू के ऊपर रख देंगे तो हम इसे पढ़ेंगे रेखाखंड पी क्यू। जैसे कि हमने देखा इस रेखाखंड के यहाँ पर यह बिंदु P है, यहाँ यह बिंदु Q है, तो हम बिंदु P और बिंदु Q को इस रेखाखंड के अंत बिंदु मानते हैं या इन्हें हम रेखाखंड के अंत बिंदु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रेखा की। हमारे पास यह रेखाखंड ए बी है जो कि बिंदु ए और बी को मिलकर बन रहा है। आइए अब हम प्रयास करते हैं कि ए के इस ओर और बी के इस ओर हम इस रेखाखंड को विस्तृत करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। अपरिमित रूप से इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा। अब मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, हमने तो इन्हें इतना ही बढ़ाया, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर किनारे हमने इसे तीर के निशान से दर्शाया है, वहीं इसी ओर भी हमने तीर के निशान से दर्शाया है, जो कि हमें इस बात का संकेत देता है कि यह इसकी सीमा केवल यहीं तक ही नहीं है, इसे हम अपरिमित रूप से आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसे भी अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह रेखा कहलाती है। अब इस रेखा का भी नाम होना चाहिए, तो बीच में हम दो बिंदु, कोई भी बिंदु हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु ए और बिंदु बी है, तो अब हम इसे रेखा ए बी के नाम से पुकार सकते हैं। जिस प्रकार से रेखाखंड का चिन्ह है उसी प्रकार से रेखा का भी एक चिन्ह होता है। जैसे ये रेखा हमें दिखाई दे रही है, जिन बिंदुओं को हमने लिया है, बिंदु ए और बी को लिया है, तो इस तरह से हम ए बी के ऊपर यही चिन्ह लगा देंगे, जिसे हम पढ़ेंगे रेखा ए बी। अभी हमने बात की कि रेखा को दोनों ओर से अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है
कि रेखा एंडलेस है, रेखा के कोई अंत है ही नहीं। और जब रेखा का अंत ही नहीं है तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं हो सकता है। हालांकि हमें यहाँ पर बिंदु ए बिंदु बी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे और विस्तृत किया जा सकता है। इसके अंदर हम हजारों बिंदु, लाखों बिंदु हम रख सकते हैं, किंतु ये तब भी यह रेखा अंतहीन ही मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अब हम बात करते हैं किरण की। अभी हमने जाना रेखा के बारे में। अगर हम इसे अभी नाम दे दें तो इसे हम नाम देंगे रेखा ओ ए। आइए अब एक काम करते हैं, इस ओ से इधर इस भाग को हटा देते हैं, हटाकर देखते हैं। अब देखिए एक नई तरह की आकृति हमारे सामने हमें मिल गई, जो हमें यह बता रही है कि इसकी शुरुआत हो रही है यहां से और ये बढ़ रही है एक ही दिशा में। इसे हम किरण कहेंगे। ये बिंदु ओ किरण का प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, और जो ए बिंदु है यह बिंदु एक कोई अन्य बिंदु है, इसे हम कहेंगे किरण ओ ए। और रही बात इसके प्रदर्शित करने की, इसे भी हम जैसे रेखाखंड को प्रदर्शित किया, रेखा को प्रदर्शित किया, इसी प्रकार से हम इस किरण को प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये किरण दिखाई दे रही है उसी तरह से हम इस ओ ए के ऊपर एक चिन्ह लगा देंगे जो कि इस किरण को प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह किरण ओ ए है। यह किरण का प्रारंभिक बिंदु है और यह एक अन्य बिंदु है। अगर हम यहाँ पर ए के स्थान पर, ए के बगल में हम यहाँ पर पी बिंदु ले लेंगे, तब भी हम इसे किरण ओ पी पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर डी बिंदु ले लें तो ओ, इसका प्रारंभिक बिंदु ओ ही है, इनिशियल पॉइंट ओ ही है, तो हाँ अब हम इसे किरण ओ डी पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं, हमने रेखाखंड के बारे में जान लिया, रेखा के बारे में जान लिया, किरण के बारे में जान लिया। अब हमारे लिए एक प्रश्न है कि दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। सबसे पहला है हमें 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। आइए प्रयास करते हैं। 5 बिंदु हम यहां पर देख रहे हैं। एक बिंदु डी है, एक बिंदु इसी प्रकार से एक बिंदु ओ है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। 5 बिंदु। अब हम अगली बात करते हैं एक रेखा की। वैसे तो अगर देखा जाए यहां बहुत सारी रेखाएं हैं। चलिए सबसे पहले हम बहुत सारी रेखाओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारी इच्छा है हम जिस रेखा को चुनना चाहें। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें रेखा का मतलब है कि दोनों ओर से अपरिमित रूप से यह बढ़नी चाहिए। हम ले लेते हैं इस रेखा में डी और बी, एक तरह से हम कहेंगे यह रेखा डी बी। एक तो ये हो गया। अब अगर हम इस तीर के निशान को मौजूद रखें तो इसे हम रेखा डी ई भी कह सकते हैं। ये यहीं तक नहीं है, ये आगे बढ़ रही है, तो इसे हम रेखा डी ई भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से डी ओ, रेखा डी ओ, प्रकार से रेखा ओ बी, फिर रेखा बी ई। तो हम देख रहे हैं कि हम कई प्रकार से यहाँ रेखाओं के नाम लिख सकते हैं। हमारी इच्छा है, हमें केवल एक लिखने के लिए कहा गया है तो हम केवल एक का नाम भी लिख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 4 किरणें। वो 4 किरणें कौन कौन सी हैं? जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, किरण का आरंभिक बिंदु होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। हम कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। आइए डी से आरंभ करते हैं, तो डी भी को भी लिया जा सकता है,
किरण डीबी। हम ई को प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं और फिर हमें हमारे लिए यह ईवी भी एक किरण हुई। ओ सी, यह भी एक किरण है। ओ आरंभिक बिंदु है और यह सी की ओर अपरिमित रूप से आगे बढ़ रही है। इसे हम किरण ओ सी कहेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर और किरणों के भी नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 रेखाखंडों। रेखाखंड का मतलब रेखा का एक बीच का हिस्सा। बस हमें यह ध्यान रखना है कि रेखाखंड के एंड पॉइंट्स होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, जबकि रेखा के नहीं होते हैं। तो रेखाखंड डीई, रेखाखंड डीई, रेखाखंड डीओ, रेखाखंड ईओ, रेखाखंड ओबी। इस प्रकार से हम और रेखाखंड के नाम लिख सकते हैं। मुझे लगता है अब हमारे मन में रेखाखंड, रेखा, किरण के बारे में कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये बिंदु है, इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? आइए प्रयास करते हैं। एक रेखा तो हमने खींची, क्या दूसरी रेखा खींची जा सकती? प्रयास करते हैं। खींच गई, और देखते हैं। खींच गई, और देखते हैं। खींच गई, हमने देखा खींची जा रही है। तो हम क्या समझे इसका मतलब? क्या इस बिंदु से होकर जाने वाली 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो शायद 100 भी खींची जा सकती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खास एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। आइए अब एक नया प्रश्न है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आइए सबसे पहले दो बिंदु देखते हैं। एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। ये हमारे पास दो बिंदु हैं। अब हमने ऐसी रेखाएं खींचनी हैं कि जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। शर्त यही है। प्रयास करते हैं। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली मैं तो केवल एक ही रेखा खींच पा रहा हूं। अब आप बताइए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? शायद आप लोगों का उत्तर भी होगा केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आइए अब हम बात करते हैं एक से अधिक रेखाओं की। हमारे पास ये दो रेखाएं हैं। हो सकता है आगे अगर हम इन रेखाओं को विस्तृत रूप दें, क्योंकि ये रेखा है, इसे हम बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते, और किरण को केवल एक ओर से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्या ये रेखाएं अगर हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं, क्या ये परस्पर कभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? प्रश्न यह है। शायद इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो मिलेंगे या नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं या तो ये एक दूसरे को काटेंगे या फिर नहीं काटेंगे, या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दो ही बातें हो सकती। अच्छा अब देखते हैं कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब क्या होगा। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, ये रेखा L है और यह रेखा M है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर। ऐसी स्थिति में ये दो रेखाएं, इन दो रेखाओं को हम एक नए नाम से जानेंगे और हम इन्हें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये रेखाएं
परस्पर कभी मिले ही नहीं। अगर ये रेखाएं परस्पर कभी न मिलें, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी सदैव समान हो, अगर हम रेखा L की दूरी M से मापना चाहें, यहां इस बिंदु से दूरी वही हो, इस बिंदु से दूरी वही हो, तो हम कह सकते हैं ये रेखाएं क्या हैं? परस्पर समांतर हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि हर यहां पर रेखा का चिन्ह देखा, रेखाखंड का चिन्ह देखा, किरण का चिन्ह देखा, तो यहां पर यह जो चिन्ह हम देख रहे हैं, यह चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह, यह प्रदर्शित करता है समांतर होने को। अर्थात हम कह सकते हैं रेखा L समांतर M। ये तो थी समांतर रेखाएं। आइए अब हम जांच करते हैं, ये दो रेखाएं हैं, हम जांच करते हैं कि क्या ये दो रेखाएं समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। देखते हैं अब इसका क्या तरीका है। इसका यही तरीका है कि हम इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करें। और जब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करने की बात करते हैं तो कम से कम हमें दो बिंदुओं से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने यहां से इसकी दूरी ज्ञात करने की कोशिश करी और दो बिंदुओं से हमने इन दोनों रेखाओं की दूरी ज्ञात करने की कोशिश करी और हमने पाया यहां पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर थी। वहीं दूसरी ओर इन रेखाओं के बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर थी। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने कहा, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है या जिनके बीच की लांबिक दूरी सदैव समान होती है, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह रेखा और रेखा M परस्पर समांतर है, या फिर चिन्ह की अगर हम मदद ले लें, L समांतर M। आइए अब हम बात करते हैं कोण की, जो कि हमारे इस अध्याय का एक मुख्य हिस्सा है। कोण, जब दो किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये किरण OB है और किरण OC है, ये परस्पर एक दूसरे को यहाँ पर मिल रही हैं, तो इन दोनों के बीच में एक कोण का निर्माण होता है, जो कि एक घुमाव के रूप में हम देख रहे हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं और मिलकर कोण बना रही हैं, उस बिंदु को हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं। ये जो कोण है, और ये दोनों BC और BA, ये इस कोण की भुजाएं हैं। अब रही बात हमें इस कोण को नाम देने की, तो हम इसे नाम दे सकते हैं कोण ABC, या फिर हम इसे नाम दे सकते हैं कोण CBA। जैसे कि हमने रेखा, समांतर रेखा या रेखाखंड, किरण के चिन्हों से इनको प्रदर्शित किया, इसी प्रकार से हम कोण को भी एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वह चिन्ह होगा यह है। और अब अगर हम इस कोण को लिखना चाहें चिन्ह के साथ, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से कोण ABC या कोण CBA। हमें कोण का नाम लिखते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि शीर्ष को हमेशा बीच में ही लिया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कोण ABC लिया है और कोण CBA लिया है। फिर A और C इनको हम आगे रखें पीछे रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शीर्ष बीच में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संबंधित कोणों की। दो कोणों की हम बात करेंगे और दो कोण ऐसे कोण होंगे जिनका आपसी संबंध होगा, जिनके बीच में रिलेशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक कोण की। हमारे पास यहाँ चित्र में दो कोण दिखाई दे रहे हैं। एक कोण है जिसकी माप 30 अंश है और दूसरा कोण है जिसकी माप 60 अंश है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, 30 अंश और 60 अंश को जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 90 अंश। ऐसी स्थिति में जब इन दोनों कोणों के बीच का संबंध 90 अंश का है, अर्थात इसको जोड़ के इन दोनों को जोड़कर
हमें 90 अंश प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हम इन दोनों कोणों को, इसको और इसको, इन दोनों कोणों को पूरक कोण कहेंगे। तो जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है तो वे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं और इनका एक आपसी रिश्ता भी रहता है। ये एक दूसरे के साथ इनका संबंध रहता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाए जाते हैं। 30 अंश का पूरक 60 अंश और 60 अंश का पूरक 30 अंश। पूरक कोणों का प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। अर्थात अब हम दूसरी तरह से समझते हैं, 30 अंश का पूरक, हम तो कह चुके हैं कि 30 अंश और 60 अंश पूरक कोण होते हैं। अगर हमें अब ये कहें कि 60 अंश का पूरक कौन, तो 60 अंश का पूरक 90 में से घटाकर मिल जाएगा हमें, क्योंकि हम यह बात पहले कह चुके हैं, पूरक कोण वे दो कोण जिनकी मापों का योग 90 अंश होता है। 90 अंश में से हम 60 अंश घटाएंगे, हमें 30 अंश प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 30 अंश का पूरक कौन, 90 अंश में से 30 अंश घटाएंगे, हमें 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम ज्ञात करते हैं कुछ कोणों के पूरक। जैसे कि आप देख रहे 70 अंश का पूरक, तो हमें 70 अंश का पूरक ज्ञात करना है। तो 90 अंश में से हम 70 अंश घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 अंश। 50 अंश का पूरक, हमें वही काम करना होगा, 90 अंश में से 50 अंश को घटाना होगा और हमें यहाँ प्राप्त होगा 40 अंश। 45 अंश का पूरक, 90 अंश में से 45 अंश को घटाना होगा और 90 में से जब हम 45 घटाते हैं हमें 45 प्राप्त होता है, अर्थात 45 अंश। यहाँ पर एक खास बात देखने लायक है, 45 अंश का पूरक 45 अंश ही होता है। हमें इस बात की जानकारी मिल गई। वह कोण जो अपने पूरक के समान होता है वह कोण 45 अंश होता है। आइए अब हम बात करते हैं संपूरक कोणों की। यहाँ पर हमें दो कोण दिए हुए हैं और एक कोण की माप 130 अंश है, वहीं दूसरी ओर दूसरे कोण की माप है 50 अंश। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, 130 अंश में अगर हम 50 अंश जोड़ते हैं तो हमें 180 अंश प्राप्त होता है। ऐसे कोण जिनकी मापों का योग 180 अंश होता है, तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर 130 अंश और 50 अंश संपूरक हुए। इस प्रकार से 130 अंश और 50 अंश का आपसी संबंध है और वह संबंध है संपूरक होने का, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं संपूरक कोणों का प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाता है या होता है। अगर हम 50 अंश का संपूरक ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 180 अंश में से 50 अंश अगर हम घटाएंगे हमें 130 अंश ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम 130 अंश का संपूरक ज्ञात करना चाहते हैं, हमें 180 अंश में से 130 अंश घटाना होगा तो हमें 50 अंश ही प्राप्त होगा। आइए ज्ञात करते हैं कुछ कोणों के संपूरक। 120 अंश का हमें संपूरक ज्ञात करना है। जैसे कि हमने कह दिया 180 अंश में से हम 120 अंश घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 अंश। इसी प्रकार से आइए 70 अंश का संपूरक ज्ञात करते हैं। वही काम हमें यहाँ पर करना होगा। 70 अंश को हमें 180 अंश से घटाना होगा तो हमें प्राप्त होगा 110 अंश। 90 अंश का संपूरक, 180 अंश में से 90 अंश घटाना होगा। यहाँ हमने देखा 90 अंश। एक विशेष बात यहाँ पर भी देखने लायक है कि 90 अंश ऐसा कोण है जिसका संपूरक उसी के ही समान है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान है वह केवल और केवल 90 अंश है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये दो कोण हैं, इसकी माप 130 अंश है और इसकी माप 50 अंश है। अब इन दोनों के बीच के संबंधों की हम बात करते हैं। 130 अंश और 50 अंश को हम जोड़ते हैं, हमें प्राप्त होता है 180 अंश। जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो वे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक नहीं, संपूरक। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है तो
तो वे पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि हमने पूरक कोण में समझा कि पूरक कोणों का प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक होता है, इसी प्रकार से संपूरक कोणों का प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाता है या होता है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं 120 अंश का संपूरक क्या होगा। तो हमने 180 अंश में से 120 अंश घटाया, हमें प्राप्त होगा 60 अंश। 70 अंश का संपूरक 180 अंश में से 70 अंश हम घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 110 अंश। 90 अंश का संपूरक 180 अंश में से हम 90 अंश घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 अंश। यहाँ पर भी एक विशेष बात देखने लायक है, वह यह है कि 90 अंश का संपूरक 90 अंश ही होता है। ये थी बात पूरक कोण और संपूरक कोणों की। तो आज हमने कक्षा 6 की पुनरावृत्ति की, जिसके अंतर्गत हमने बिंदु, रेखाखंड, रेखा, कोण, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाओं और समांतर रेखाओं की बात की, और वहीं दूसरी ओर हमने संबंधित कोणों की श्रृंखला में पूरक कोण और संपूरक कोणों की जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेहनत करेंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।